हेलो एवरीवन, वेलकम टू आइडियल क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भारत के मैदान। ठीक है, जैसा कि हमने कहा था कि ज्योग्राफी और पॉलिटी दोनों ही पैरेलल ऑर्डर में चलती रहेंगी और आपको हर हफ्ते 3 से 4 लेक्चर जो है वो कंटिन्यू मिलते रहेंगे। अभी आपको पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती जो कांस्टेबल की भर्ती है वो 52,000 प्लस वैकेंसी जो हैं वो 15 जुलाई के बाद उनका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और उसका एग्ज़ाम जो है वो नवंबर या दिसंबर में होगा, यानी इस वर्ष के एंड में। और वैसे ही दिल्ली पुलिस को आपको पता है कि उसका एग्ज़ाम भी नवंबर और दिसंबर में होना है। और सेम आपने देखा होगा कि बिहार पुलिस का भी 21,000 प्लस वैकेंसी जो है वो आ चुकी हैं। तो ये 3 एग्ज़ाम तो आपके कंटिन्यू हैं ही। इसके अलावा एसएससी एमटीएस का भी एग्ज़ाम जो है वो अभी फॉर्म आ चुके हैं और उनका भी एग्ज़ाम पड़ेगा। तो आने वाली और भी एग्ज़ाम्स कई सारे अभी भर्ती आ रही हैं, उन सभी एग्ज़ाम में आपको प्रश्न जो है वो कंटिन्यू ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सभी से मिलते हैं। आज का जो टॉपिक है वो भी आपका छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कई सारे पॉइंट जो है वो यहाँ आपके क्लियर होंगे और यहाँ से प्रश्न भी बनेंगे। टॉपिक है भारत के मैदान, यानी भारत के जब हम प्रादेशिक वर्गीकरण करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसको 5 भागों में डिवाइड किया जाता है। उनमें से एक पार्ट होता है मैदानी भाग। तो मैदानी भाग में हम भारत के मैदान पढ़ेंगे और भारत के मैदान जो हैं, दरअसल मैदान होते क्या हैं कि जो नदियों के द्वारा जो सेडिमेंट होते हैं, अवसाद होते हैं, उनको क्या किया जाता है, कलेक्ट करती है। जैसे छोटे छोटे अवसाद उनको कलेक्ट कर देते हैं तो मैदानी भाग बनता है। और ये जो मैदानी भाग है वो 3 भागों में डिवाइड है। नंबर 1 पूर्वी घाट के मैदान, नंबर 2 पश्चिमी घाट के मैदान और नंबर 3 है उत्तर भारत के मैदान। ठीक है, उत्तर भारत के मैदान में जो उत्तरी भाग आता है जिसमें प्रमुख जो नदियाँ हैं वो गंगा एवं सिंधु नदी, इसके अलावा आपकी ब्रह्मपुत्रा नदी और इसका पूरा जो नदी तंत्र है उसकी जो सहायक नदियां हैं उनके द्वारा जो मैदानी भाग बनाया जाता है वो उत्तर भारत के मैदान में आता है। और उसके बाद पूर्वी घाट में भी मैदान होता है। पूर्वी घाट का मतलब है जो पूर्वी तट होता है और दूसरा जो होता है वो आपका क्या है, यानी पश्चिमी घाट के मैदान है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके दोनों मैदान है, पूर्वी घाट का भी है और पश्चिमी घाट का भी मैदान है। फिर उसके बाद उत्तर भारत का जो मैदान है फिर उसको वर्गीकरण कैसे करेगा वो सारी चीज़ें हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम एक बार मैप पे नज़र डालते हैं तो हम अगर तटीय भाग को समझें तो थोड़ा सा आप देखते हैं कि ये जो तट है ये पूर्वी तट आपका पूरा का पूरा पड़ता है। ठीक है, ये पूर्वी है और ये पश्चिमी तट है। ठीक है, पूर्वी तट में क्या है, अगर हम यहाँ उड़ीसा से देखते हैं, ये वाला जो भाग है वो उड़ीसा का है। उड़ीसा से लेकर और आंध्र प्रदेश तक जो तट कहलाता है उसको बोला जाता है उत्कल तट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ये जो उड़ीसा से आंध्र प्रदेश तक है, इसका विस्तार कहाँ से है, उड़ीसा से आंध्र प्रदेश तक का जो तट है उसको हम कहते हैं उत्कल तट। आंध्र प्रदेश का जो तट है, यानी पूरा आंध्र प्रदेश स्टेट है, उसका जो तट है उसको कहा जाता है कलिंग तट। कलिंग तट के साथ साथ इसको उत्तरी सरकार तट भी कहते हैं। इसी कलिंग तट को ही हम क्या कहते हैं, इसी को उत्तरी सरकार तट भी कहा जाता है। और आंध्र प्रदेश से नीचे तमिलनाडु तक अगर हम जाते हैं तो उस तट को कहलाता है, उसे कहते हैं कोरोमंडल तट। ठीक है, ये तट पूछे जाते हैं एग्जाम में। दूसरी तरफ अगर हम पश्चिमी घाट की तरफ चलते हैं तो ये जो गुजरात से लेकर गोवा तक का जो क्षेत्र है उसको कहलाता है कोंकण तट। और गोवा से कर्नाटक तक का जो तट है उसे कन्नड़ तट कहा जाता है। और कर्नाटक से नीचे केरल तक यानी कन्याकुमारी तक का ये पूरा जो तट है उसे हम कहते हैं मालाबार तट। तो ये तो है तटीय वर्गीकरण, यानी तटों का नामकरण कैसे किया गया। अब हम चलते हैं पूर्वी घाट के मैदान पर। पूर्वी घाट का जो मैदान है, मैदान चाहे पश्चिमी घाट का हो चाहे पूर्वी घाट का हो, सारे के सारे मैदान जो हैं वो नदियों के द्वारा सेडिमेंट को, अवसादों को लाकर जहाँ पे नदियाँ जमा करती हैं तो उन्हीं अवसादों से बनता है मैदान। तो अगर हम आकार की बात करें तो ये ध्यान रखना, आकार में जो पूर्वी घाट का मैदान है वो उत्तरी मैदान से छोटा है, यानी सबसे बड़ा जो मैदान है वो सबसे विशाल मैदान है उत्तर भारत का मैदान। ठीक है, तो जो पूर्वी घाट का मैदान है वो उत्तरी मैदान से तो छोटा है और जबकि पश्चिमी घाट के मैदान से ये कैसा है, बड़ा है। ठीक है, यानी ये पश्चिमी घाट से अगर हम देखेंगे तो इसका साइज है बड़ा है क्षेत्रफल में। अब हम चौड़ाई की बात करते हैं तो चौड़ाई अगर हम देखते हैं पूर्वी घाट के मैदान की तो उत्तर से दक्षिण की ओर अगर हम चलते हैं
मतलब अगर हम उत्तर से उड़ीसा से नीचे की तरफ बढ़ेंगे तमिलनाडु की तरफ, तो इसकी जो चौड़ाई है वो निरंतर कैसी होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। यानी ऊपर होगी लगभग 100 किलोमीटर के करीब और नीचे अगर जाएंगे तो 130 तक लगभग पहुंच जाती है। यानी ऊपर की चौड़ाई कम है, नीचे चौड़ाई बढ़ती चली जाती है और इसकी जो चौड़ाई है वो 100 से 130 किलोमीटर तक चौड़ाई है। अब ये कहाँ से कहाँ तक विस्तार है, पश्चिम बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक, यानी यहाँ वेस्ट बंगाल से लेकर यहाँ से लेकर ये पूरा तमिलनाडु तक, ये पूरा आगे तक है यहाँ। तो ये पूरा वेस्ट बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक जो है वो फैला हुआ है, कन्याकुमारी तक। ये पूरा जो मैदान है इसे बोलते हैं पूर्वी घाट का मैदान। यहाँ पर क्या है, एक चीज़ समझना, चूँकि इसकी चौड़ाई जो है वो पश्चिमी घाट की तुलना में यहाँ अधिक है। चौड़ाई अधिक होने के कारण क्या है, इसका ढाल भी जो है वो कम है, स्लोप जो है वो कम है। यानी इसमें स्लोप बहुत स्लो, ढाल कम है। जब ढाल कम है तो जैसे ही नदियाँ समुद्र में, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली होती हैं तो उनकी जो गति है वो बहुत कम हो जाती है। अब गति कम होने से जितने भी अवसाद हैं वो सारे के सारे तट पर कलेक्ट कर देती हैं खाड़ी में गिरने से पहले, यानी वे ऑफ बंगाल में जाने से पहले वो अपने अवसादों को एक त्रिकोणीय रूप में जमा करती हैं। अब त्रिकोणीय रूप में क्यों जमा करती, बहुत सारी नदी की सरिताएँ बन जाती हैं और जब ये त्रिकोणीय जो आकृति बनती है उसी को बोलते हैं डेल्टा। तो इसीलिए अधिकांशतः जो पूर्वी घाट की नदियां हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं, चाहे वो महानदी हो, चाहे गोदावरी हो, चाहे कृष्णा हो, चाहे कावेरी हो। यानी ये प्रमुख नदियां हैं जो क्या करती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं। क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि पूर्वी घाट की जो नदियां हैं वो पश्चिमी घाट की तुलना में यानी डेल्टा का निर्माण करती हैं, क्यों? तो उसका कारण है कि पूर्वी घाट का जो ढाल है वो पश्चिमी घाट की तुलना में कैसा है, कम है। ठीक है, तो ये तो थी आपके पूर्वी घाट के मैदान की बात करते हैं। देखो अब पूर्वी घाट से अगर हम चलते मूव करते हैं पश्चिमी घाट। अब इसमें राज्य अगर देखोगे तो कौन कौन से राज्य आएंगे, इसमें आपका उड़ीसा आ जाएगा, उड़ीसा का आंध्र प्रदेश आ जाएगा, तेलंगाना आ जाएगा, तमिलनाडु आ जाएगा और वेस्ट बंगाल आएगा। ये सारे के जो सारे राज्य हैं वो आपके किस तट पे हैं, इस वाले तट पे आएंगे, पूर्वी तट पे। पश्चिमी तट पे गुजरात आएगा, महाराष्ट्र आएगा, गोवा आएगा, केरल आएगा, कर्नाटक आएगा और तमिलनाडु वाला कुछ पार्ट आ जाएगा। ये सारे के सारे आएंगे पश्चिमी घाट पे। पश्चिमी घाट के अगर मैदान को देखते हैं तो ये कहाँ से कहाँ तक है, ये है दमन से कन्याकुमारी तक। दमन द्वीप आपने सुना ही होगा, छोटा सा एक द्वीप है, तो दमन द्वीप यानी यहाँ के करीब पड़ेगा आके, और यहाँ से लेकर ये दमन से लेकर कन्याकुमारी तक यानी नीचे तक वो पूरा का पूरा जो मैदान है वो कहलाता है पश्चिमी घाट का मैदान। और इस पश्चिमी घाट के मैदान की चौड़ाई जो है वो 50 किलोमीटर है। अगर हम देखें इसकी तुलना में तो लगभग हाफ है, आधी, यानी इसकी चौड़ाई कम है। चूँकि चौड़ाई कम है तो इसके कारण इसका ढाल बहुत ज़्यादा है, चौड़ाई कम है। तो जब इसकी जो नदियाँ होती हैं वो जब से ही अरब सागर में गिरती हैं तो क्या करती हैं, उनका जो गति है वो बढ़ जाती है, और गति बढ़ती है तो अवसादों को एकत्रित नहीं कर पाती हैं। यही कारण है कि इस घाट जो आपका पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट की जो नदियां हैं वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती? क्योंकि ढाल इतना ज़्यादा है। जब ढाल ज़्यादा है तो नदी की गति बढ़ेगी। भाई सीधी सी बात है, जब आप ऊंचाई से पानी को गिराओगे और वो ढाल ज़्यादा है तो स्लोप पर तेज़ी से आएगा, और अगर ढाल कम कर दो, इस फर्श पे पानी फैलाओ तो क्या होगा, पानी स्लो मूव करेगा। सॉरी। तो जब यहाँ पे क्या है, ढाल कम होने के कारण, ढाल ज़्यादा होने के कारण जो नदी की धारा है वो तेज़ी से बहती है और यहाँ डेल्टा का निर्माण नहीं होता है। और इस क्षेत्र में मत्स्यन क्रिया यानी मछली पालन की जो संभावना है वो ज़्यादा होती है, पॉसिबिलिटी यहाँ पर ज़्यादा होती हैं। तो ये है आपका पश्चिमी घाट का मैदान। ठीक है, अब अगर हम चलें उत्तर भारत के मैदान में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर भारत के मैदान को अगर हम देखते हैं तो उत्तर भारत का मैदान अधिकांशतः गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया मैदान है, और उसमें सिंधु नदी तंत्र के द्वारा भी मैदान उसके अंतर्गत आता है। जैसे हरियाणा और पंजाब वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, तो सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाया गया। उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ वाला ये जो राज्य है ये गंगा एवं उसकी सहायक नदियों का मैदान है। यमुना का मैदान दिल्ली और हरियाणा के पास यमुना का मैदान आ जाता है। और अगर उधर चलेंगे असम या अरुणाचल प्रदेश से जब प्रवेश ब्रह्मपुत्र नदी करती है तो उधर ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान आ जाता है। तो ये जो उत्तर भारत का मैदान है इसमें 3 प्रमुख नदियाँ आती हैं, 3 प्रमुख नदी तंत्र आते हैं। एक तो गंगा नदी तंत्र,
एक है सिंधु नदी तंत्र और एक है ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र। नदी तंत्र को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अगर उत्तर भारत के मैदान की बात करें तो ये लगभग 240 से 320 किलोमीटर तक इसका विस्तार, इनकी चौड़ाई है, इसकी जो चौड़ाई है वो सबसे अधिक है। और ये समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई है वो क्या है, बहुत ही कम है। और कम होने के कारण यहाँ पर क्या होता है, अवसादों का जमावड़ा, यानी अवसाद बहुत अधिक जमा होते हैं, इसीलिए मैदान ये बहुत विस्तृत फैला हुआ है। क्योंकि अब नदी जो हमारा समुद्र तल है उससे जब झुका, मतलब जो ऊंचाई है, कम होने के कारण लगभग कैसा है, प्लेन का बना हुआ है, समतल है, तो क्या है, यहाँ पर ज़्यादा अवसाद इकट्ठे हो गए, एकत्रित हो गए, अवसादों का ज़्यादा जमा हुआ, इसीलिए क्या हुआ, यहाँ पर 4 प्रकार के यानी बनते हैं मैदान में। एक है भावर क्षेत्र, तराई क्षेत्र और बांगर एवं खादर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में पूछा जाता है, आप चाहें तो साथ के साथ नोट कर सकते हैं और मैं समझाते हुए चल रहा हूँ। भावर जो होता है वो क्या है, जैसे ही नदी जो है जब क्या करती है, पहाड़ी यानी ऊंचाइयों से, पहाड़ों से उतरकर जब मैदानी भाग में प्रवेश करने की वाली होती है, तो जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं पहाड़ से काट के, उन पत्थरों को पहले एकत्रित करती है। जैसे ही पहाड़ से बड़ा बड़ा जो पत्थर टूट के आया है, तो वो जैसे मैदान में आएगा तो सबसे पहले वो जमा होगा। अब चूंकि बड़े बड़े पत्थर अगर जमेंगे, एक जगह एकत्रित होंगे, तो क्या होगा, जो नदी का पानी है वो पत्थरों के बीच में क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। तो जो भावर क्षेत्र होता है, यहाँ पर बड़े बड़े भारी भारी पत्थर होते हैं, जिसके कारण जो पानी है यानी नदी है वो पूर्णतः क्या होता है, विलुप्त हो जाती है, यानी पता नहीं चलती है। फिर जैसे जैसे आगे, अब ये बड़े पत्थर एकत्रित हो गए, आगे चलते हैं तो ये तराई का क्षेत्र और ये होता है दलदली क्षेत्र। ठीक है, ये पूरा का पूरा दलदल है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस दलदली क्षेत्र में अधिकांशतः क्या रहते हैं, अजगर, मगरमच्छ, ऐसे जीव जो हैं, विशाल जीव निवास करते हैं। और यहाँ पर कोई भी इस क्षेत्र में जनजाति नहीं रहती है। ठीक है, और ये कृषि योग्य पहले नहीं था, लेकिन अब इसे क्या कर लिया, तराई क्षेत्र को भी हमने कृषि के योग्य बना लिया है। पहले ये कृषि योग्य नहीं था और इस क्षेत्र में अभी भी कोई भी जनजाति निवास नहीं करती है, इस पूरे तराई, क्योंकि ये दलदली क्षेत्र है। तो दलदली क्षेत्र है तो रहने के योग्य भी नहीं है। और यहाँ पर मगरमच्छ, अजगर जैसे जीव जो है, विशाल विशाल सर्प, सरीसृप और ये सब पाए जाते हैं, रेप्टाइल्स। अब हम चलते हैं बांगर और खादर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दरअसल बांगर और खादर क्या है, अगर हम बात करें बांगर की, तो बांगर को कहा जाता है पुरानी जलोढ़ मृदा। नदी जब क्या होती है, ये बांगर जो है वो ज़मीन है जो क्या होता है, तट से दूरी पर होती है। और यहाँ पर क्या होता है, एक बार जो मिट्टी है, यानी बाढ़ की पहुँच से बाहर होती है। जैसे नदी अगर उफान पे आती, बाढ़ आती, तो उस क्षेत्र तक नहीं पहुँच पाती है। तो ये जो मिट्टी है इसका रिप्लेनिशमेंट नहीं हो पाता, यानी यहाँ पर तत्वों की, जो खनिज तत्वों, उनकी आपूर्ति नहीं हो पाती है। तो ये जो मिट्टी होती है कम उपजाऊ होती है और ये पुरानी जलोढ़ कहलाती है। जबकि खादर जो है वो नवीन जलोढ़ है। और ये हर बार क्या होती है, जब बाढ़ आती है तो पानी से हर बार मिट्टी जो है, नई मिट्टी लाई जाती है। तो नई मिट्टी के कारण ये नवीन जलोढ़ मृदा कहलाती है। और ये भारत में सबसे उपजाऊ मृदा में से एक है। ये सबसे उपजाऊ मृदा है खादर, इसे बोलते हैं नवीन जलोढ़ मृदा। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो भावर, तराई, बांगर, खादर, ये क्या है, ये उत्तरी भारत के मैदान के अलग अलग रूप में, इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। और वो हैं भावर, तराई क्षेत्र, बांगर क्षेत्र और खादर क्षेत्र। तो ये सारे के सारे, और ये मिट्टी के प्रकार भी हैं, जलोढ़ मृदा के प्रकार में भी आते हैं। तो आप देखिए कि उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है, ये सबसे विस्तृत मैदान है। और इस पूरे मैदानी भाग में अधिकांश जो एग्रीकल्चर, कृषि क्रियाएं होती हैं, वो इस क्षेत्र में सर्वाधिक होती हैं, इसी मैदान में, उत्तर भारत के विशाल मैदान में। और इसका विस्तार जो है वो आपके कई राज्यों में, उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में, चाहे आपका पंजाब हो, चाहे आपका उधर का गुजरात का कुछ क्षेत्र, गुजरात नहीं, वो क्या नाम, राजस्थान का क्षेत्र हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, दिल्ली के बाद इधर चले उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये सारा क्षेत्र आता है। इसके अलावा उधर अरुणाचल प्रदेश, असम, और वो पूरा जो क्षेत्र है ये सारा का सारा किसके अंतर्गत आता है, उत्तर भारत के विशाल मैदानी भाग के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये था आपके भारत के मैदानी भाग का वर्गीकरण। अब आपने भारत के मैदानों के बारे में पढ़ लिया है, इन्हीं के साथ अब इसकी टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी, तो वो टेस्ट सीरीज ज़रूर लगाना।
20 क्वेश्चन की एक टेस्ट सीरीज होगी और आप देखना कि 20 में से कितने प्रश्न जो हैं वो आप कर पा रहे हैं। उसमें से प्रश्न आपके पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट से भी होंगे और इनके मैदानों से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये बहुत ही छोटा टॉपिक था। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को बेहतर ढंग से टॉपिक जो है वो समझ आया होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद।